इन्होंने कहा जनाब इनके जमाने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहां गए सर? हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया और नेब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे, उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। देखिए, सबसे रेलेवेंट आदमी वजीर आजम के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसमें कोई डाउट, शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और वजीर खजाना बजट पेश करता है, वजीर खजाना का बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ही हदफ तनकीद होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है और उसको हदफ तनकीद बनाने वाला सबसे बड़ा जो चेयर होल्डर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक उसूल है। 4, सवा 4 या 3.5 से 4 घंटे, पौने 4 घंटे जो भी है मुस्तफा भाई, एक एक लफ्ज हमने मुकम्मल खामोशी और सुकूत के साथ सुना। क्यों हम इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए थे? जरा कभी इस बात को भी सोचना। हम ये जानना चाहते थे कि आपका इल्म और आपकी तहकीक कितनी है, वो आपकी तकरीर बताएगी। आप इस मुल्क की मईशत के मामलात में कितने संजीदा हैं, वो आपकी तकरीर बताएगी। मैं बजाते खुद जाती अनात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आपकी तवस्सुत से मैं एक बात कहूंगा, और ये मैं बखुदा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पहले जिस तरह कहा गया कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वाकई डाइसेक्ट किया जाए, लेकिन वो डड्डू इनसे डाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि डाइसेक्ट ने डड्डू कर दिया। मामला उल्टा हो गया और किसी एक मसले पर जब तफसील में जाने लगे तो कहने लगे कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर हम आ जाते हैं इस तरह कि हमारे लोग जेलों में हैं और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो 3 घंटे की स्पीच मईशत, कोई एक मशवरा, कोई एक ऐसी तनकीद कि जो इस्लाह का रास्ता बना सके, अगर उस 3-4 घंटे में थी तो उसको दोहरा दिया जाए। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपनी ही बातें बहुतें करने को, तो हम किसी का जवाब क्या दें, इसलिए अपनी बात करते हैं। जनाब, उन्होंने कहा कि मैं 2 बातें एक साथ की। उन्होंने कहा कि हिटलर का एक सलाहकार था जो हिटलर को वही सुनाता था जो हिटलर सुनना चाहता था, और आखिर हिटलर का जवाल हो गया। और साथ ही ये कहा कि मैं सन 2000 से बजट बनाता चला आ रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी सलाहकार थे जो अभी बेचारा जेल में अंदर है, ये भी उसके सलाहकार थे। क्या ये भी हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे? और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है, फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई, तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान में। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई, 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार, ये तो हो चुका। ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, और IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे, उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं,
और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था, आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं 100% नहीं 76% इजाफा किया। ये उसने तरीन साहब ने खुद कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई माँ था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा, तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। आपने माशरे में मुअज़्ज़ब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये मुअज़्ज़ब माशरा, खुदा बचाए इस मुअज़्ज़ब माशरे से। इस तरह के मुअज़्ज़ब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये मुअज़्ज़ब माशरा है, ऐसा मुअज़्ज़ब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस मुअज़्ज़ब माशरे की जरूरत नहीं है। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम PTV के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब PTV ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए। जैसे ही मौका मिला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़रा के। एक एक वजीर के साथ 30-30 गाड़ियां। वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए। और आप बात करते हैं खर्चे घटाने के। यार आप 15-20 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर में तय करते थे। ये कहां, कौन सी अकल की बात आप कर रहे हो? ये 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, यहां से 8 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आप हेलीकॉप्टर पे जाते थे और हेलीकॉप्टर पे आते थे। आज हमें लेक्चर दे रहे हो। और आपने पैसे बचाने के नाम पे वो गाय भैंसे बेचना शुरू कर दी और चोट आप भी बिक जाओगे उसमें। तो और गाय भैंसे बेच के आपने 35 लाख का मुशायरा प्रेसिडेंट हाउस में करवा दिया अलवी साहब ने। यानी सारी गाय भैंसे बेच के आपको मुश्किल से 18 लाख मिले थे और 35 लाख का मुशायरा कर दिया। तो ये कोई अकल की बात है आपकी? और गाड़ियां आपने बेच दी, वो गाड़ियां बेच के फिर करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां आपने मंगा दी। जनाब एक सेहत कार्ड का एक बार बार आपसे आपकी तरफ से जिक्र किया गया, उसको मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को गौर से सुना जाएगा चेयरमैन PTI साहब की तरफ से, ताकि अपने लोगों को भी बता सके। तो जनाब तय ये हुआ था आपके सूबा KP के और वजीर आजम के दरमियान, हालांकि आपका वजीर आजम इसके खिलाफ था। वो चाहता था नहीं कि ये सेहत कार्ड वफाक के पास रहे और वफाक इसकी अदायगी करता रहे। लेकिन KPK के गवर्नमेंट की, जो आपकी गवर्नमेंट थी, उनका इस पर जिद थी कि नहीं, चूंकि हमने नया फाटा जम किया है तो ये सेहत कार्ड सूबे को शिफ्ट किया जाए विद एसेट एंड लायबिलिटीज।